हेलो बच्चों, मैं सिद्धार्थ लाटा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले अपन विकारी शब्द जो पढ़ रहे थे, विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को पढ़ा। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चौथे प्रकार के जो विकारी शब्द हैं क्रिया, उन क्रिया शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और क्रिया शब्दों का जो विभाजन जो है वो किन किन आधार पर किया गया है: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। ये तीनों विभाजन के आधार पर हम क्रियाएं इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ये ध्यान करें कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं। चलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, बजाना आदि ये सब शब्द जो हैं ये सब क्रिया शब्द हैं। इन क्रिया शब्दों में हम देखें तो अंत में प्राय ना प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देता है। पढ़ना, लिखना, चलना, तो ये ना प्रत्यय जो लगा हुआ होता है ये क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए क्रिया का सामान्य रूप किसे कहते हैं, क्रिया का सामान्य रूप किस प्रकार का होता है, तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जिन शब्दों में, जिन क्रिया शब्दों में अंत में ना प्रत्यय जुड़ा होता है वो क्रिया का सामान्य रूप होता है। अर्थात इससे पहले अगर ना प्रत्यय हम हटा दें तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और ये धातु हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ये ना प्रत्यय हटाने से क्रिया का जो धातु रूप हमें प्राप्त होता है। संस्कृत में अपने पढ़े पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, तो उनमें सब में हम लोग आगे ना जोड़ देते हैं तो उनसे क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त हो जाता है। तो चलना लिख रहे हैं तो चल धातु है ना प्रत्यय और लिखना, चलना शब्द बन गया। लिख धातु है ना प्रत्यय, लिखना बन गया। इन उदाहरणों हम देखें तो चल और लिख जो है ये मूल धातुएं हैं और बाकी जो है ये क्रिया का ना प्रत्यय वो सामान्य रूप होता है। हम ध्यान करें क्रिया के जो भेद हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। तो कर्म, संरचना और काल के आधार पर क्रिया के हम लोग भेद कर रहे हैं। पहला जो भेद है अपन कर्म के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म सहित और अकर्मक का मतलब होता है कर्म रहित। ठीक है, इन दोनों शब्दों को ध्यान करते हुए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? परीक्षा में सकर्मक और अकर्मक में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कंफ्यूज एक दूर हो जाना चाहिए और मेरी ऐसी अपेक्षा है। आप इसके बाद में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए और जो आपके मित्र इस वीडियो से नहीं जुड़ पाए उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। तो सकर्मक हम ध्यान करते हैं जो वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा के तौर पे बात हो गई, लेकिन हम इसे वास्तव में पहचाने कैसे, क्या बात हो, तो इसके लिए मुख्य रूप से परीक्षा में लिखने की दृष्टि से तो चाहे कुछ भी परिभाषा हो, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है उन्हें हम सकर्मक कहते हैं। लेकिन समझने की दृष्टि से हम देखें तो जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक होते हैं। अब वाक्य में कर्म है या नहीं है ये अब हमें किस प्रकार से पता चले? कुछ लोग सामान्य तौर पे वाक्य को बिना ध्यान किए ही, इस बात को ध्यान किए बिना ही वाक्य को पढ़ते हैं और कह देते हैं ये सकर्मक है। उदाहरण के तौर पे कह दिया जाए कि राम बाजार जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है वाक्य किस प्रकार का सकर्मक है या अकर्मक। सब लोग ये समझते हैं कि इसमें कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कुछ बचा हुआ है तो कर्म ही होगा और सब इसे सकर्मक बोल देते हैं। वास्तव में सकर्म है या नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर इस ट्रिक को ध्यान करें, इस बात को ध्यान करें
कि क्रिया के साथ में क्या और किसको, ये दो शब्द हैं, इनको ध्यान करें। इन दोनों प्रश्न शब्दों के माध्यम से हम क्रिया से प्रश्न बना करके देखेंगे, और अगर हमें जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और जवाब प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक होती है, अर्थात उसमें कर्म उपस्थित नहीं है और क्रिया अकर्मक होती है। तो कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया सकर्मक होती है और कर्म की अनुपस्थिति के आधार पर क्रिया अकर्मक होती है। अगर कर्म है तो हम फिर ध्यान करेंगे, कर्म सकर्मक क्रिया के फिर दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। तो दो प्रश्न शब्द हैं, दोनों प्रश्नों के जवाब अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो क्रिया एक कर्मक और द्विकर्मक दो भेद हो सकते हैं। अगर एक का जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया एक कर्मक, और दोनों प्रश्नों का जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया द्विकर्मक होती है। तो उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें, गुरुजी बालकों को हिंदी पढ़ाते हैं। ये वाक्य देखिए यहाँ पर, गुरुजी बालकों को हिंदी पढ़ाते हैं। इससे हमने दो प्रश्न शब्दों के माध्यम से प्रश्न किया। दो प्रश्न शब्द कौन से थे? क्या और किसे अथवा किसको। इन्हीं प्रश्नों से क्यों किया? तो हम ध्यान करें कि कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो किसको, ठीक है ना, क्या अथवा किसको, इन्हीं दो प्रश्न शब्दों से उत्तर का जवाब प्राप्त करना है। तो गुरुजी बालकों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो पहला प्रश्न बनाया हमने क्या पढ़ाते हैं, और जवाब प्राप्त होता है हिंदी पढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न हमने किया किसको पढ़ाते हैं, बालकों को पढ़ाते हैं। दोनों प्रश्नों का जवाब हमें प्राप्त हो रहा है तो क्रिया द्विकर्मक है। अगर दोनों में से एक का ही जवाब प्राप्त होता तो क्रिया एक कर्मक होती। अब यहाँ पर हम फिर से एक बात ध्यान करें कि अगर क्या का जवाब हमें प्राप्त हो रहा है तो केवल क्या के जवाब से तो हम कर्म का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या और कौन इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक हो जाता है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब क्या और कौन, इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक होता है तो क्रिया अकर्मक भी हो सकती है। तो केवल क्या से हम क्या का जवाब प्राप्त होने से हम सकर्मक का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो अगर दोनों प्रश्न शब्दों का जवाब प्राप्त होता है तो क्रिया द्विकर्मक होती है। और संस्कृत में 16 द्विकर्मक धातुएं बताई हुई, ये भी एक सामान्य तौर पे पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो हमें ध्यान में रहे कि 16 द्विकर्मक दु है, याच, पच, दंड, पृछ, दु, चे, ब्रू, हा, जी, मु, समुत, इस प्रकार से 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनको हम संस्कृत में ध्यान करते हैं। फिर हम ध्यान करें अकर्मक। तो अकर्मक के लिए हम ध्यान करें जिन क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़ता हो तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। ये परिभाषा के तौर पे हम चाहे कुछ भी लिख दें, बोल दें, समझ लें, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ध्यान करना होगा कि वाक्य में अगर कर्म अनुपस्थित है तो क्रिया अकर्मक होती है, कर्म रहित होती है। अब कर्म है या नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए हमने कर्म से तो के लिए दो क्वेश्चन किए, लेकिन कई बार ध्यान करें इन अगर दोनों ही प्रश्नों का जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्रिया है वो अकर्मक होती है। जैसे राम बाजार जाता है, अब क्या जाता है प्रश्न नहीं बन सकता, किसको जाता है, किसे जाता है, यह भी प्रश्न नहीं बनता। तो अगर इन दोनों ही प्रश्न शब्दों से प्रश्न नहीं बन रहा है तो क्रिया अकर्मक। लेकिन दूसरी स्थिति मैंने एक और बताई थी कि क्या और कौन। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में, जिससे आपको आगे समझने में परेशानी नहीं हो। ये मेरे खुद के हाथ से तैयार किए हुए नोट्स हैं जिनको मैंने बैठ करके इनको टाइप किया है, तैयार किया है, और ये केवल आप लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि अकर्मक की पहचान के लिए केवल क्या, कई बार हम क्या से जवाब करके क्रिया के सकर्मक होने का पता लगा लेते हैं, लेकिन क्या का जवाब प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या के जवाब मात्र से ही हमें क्रिया के सकर्मक होने का निर्धारण नहीं करना चाहिए। क्या के साथ में हमें कौन का जवाब अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगर दोनों का जवाब अलग अलग होगा तो ही क्रिया सकर्मक होगी, अगर दोनों का जवाब एक ही हो जाता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि आसमान में पतंग उड़ रही है, पतंग आसमान में उड़ रही है। अब यहाँ पर प्रश्न जो किया क्या उड़ रही है, तो क्या का जवाब हमें पतंग प्राप्त हो गया और हमने सोच लिया क्रिया सकर्मक है। लेकिन साथ में हमने फिर से मैंने अभी जैसे बताया कि क्या के प्रश्न के साथ में कौन का जवाब हमें जरूर लेना चाहिए। क्या और कौन इन दोनों प्रश्नों का जवाब अलग अलग प्राप्त होता है तो ही क्रिया सकर्मक हो सकती है, अन्यथा क्रिया अकर्मक ही होती है। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, कौन उड़ती है,
पतंग उड़ती है। तो दोनों ही सब प्रश्नों में एक ही जवाब प्राप्त हो रहा है, पतंग। तो अगर दोनों का जवाब अगर एक ही प्राप्त होता है तो क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। ये फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से क्रिया का पता लगा सकते हैं और हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। करें कुछ ये नोट के रूप में हमें ध्यान करना होगा कि हमें केवल क्या के जवाब से क्रिया के सकर्मक होने का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या और कौन यदि दोनों का जवाब अगर एक हो जाता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है, और क्या और कौन दोनों का जवाब अगर अलग अलग होगा तो ही क्रिया सकर्मक होगी। दूसरा, यही बात अभी अपन ने पढ़ी है हम लोगों ने, इसको अपन आगे ध्यान करें। फिर अपन ध्यान करें, हम लोग ध्यान करें कि प्राय गत्यर्थक धातुएं अकर्मक होती है। चलना, नाचना, आना जाना, ये गति करने वाली व्यक्ति जिससे गति करता है वो क्रियाएं जो है वो प्राय अकर्मक होती हैं। फिर हम ध्यान करें तो संस्कृत व्याकरण में कुछ अकर्मक धातुओं को निर्धारित किया गया। कई बार शब्द दे दिए जाते हैं डायरेक्ट, निम्न क्रिया शब्दों में से अकर्मक क्रिया है, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना। इस प्रकार के शब्द देकर के फिर पूछ लिया जाता है इनमें से अकर्मक धातु कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो इस प्रकार की जब बात आती है तो उस समय हमारे ध्यान में रहना चाहिए, ये जो ट्रिक है इससे हम ध्यान कर सकते हैं। तो संस्कृत में कुछ अकर्मक धातुएं बताई हुई है। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण। ये जो शब्द हैं, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्य, ये जो धातुएं हैं ये हमेशा अकर्मक होती हैं। इनसे जुड़े हुए शब्द जो हैं वो अकर्मक धातुओं में आते हैं। फिर तीसरी बात हम देखें कि कुछ धातुएं सकर्मक और अकर्मक हो सकती हैं, दोनों रूप में प्रयोग होती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक ही उदाहरण यहाँ पर इस वीडियो में केवल आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आप अन्य उदाहरणों पर अप्लाई करके इसको ध्यान करके समझ सकते हैं। फिर हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब यहाँ पर भरना जो है ये जो अकर्मक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या भरता है? घड़ा। कौन भरता है? घड़ा। दोनों का जवाब क्या और कौन, दोनों का जवाब एक प्राप्त हो रहा है, क्रिया अकर्मक। लेकिन इसी को हमने दूसरे तरह से सकर्मक रूप में हमने लिखने का प्रयास किया है। मैं घड़ा भरता हूँ। कौन भरता है? मैं। क्या भरता है? घड़ा। तो दोनों का जवाब अलग अलग प्राप्त हो गया, क्रिया सकर्मक हो गई। तो कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में प्रयोग हो सकती हैं। इसका निर्धारण हमें उसके प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार करना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो है वो हमें ध्यान करके देखना है कि क्रिया के साथ में कर्म का पता लगाने के लिए क्या और किसे अथवा किसको प्रश्न से बना करके देखेंगे। अब हमें क्या का और किसको, इन दोनों प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो जाते हैं। दोनों में से कितने के जवाब प्राप्त होते हैं? एक का जवाब प्राप्त हो है तो एक कर्मक है, दो का जवाब प्राप्त हो है तो द्विकर्मक है। लेकिन केवल क्या का जवाब जो प्राप्त हुआ उसके साथ में हमें कौन का जवाब भी हमें जरूर लेना चाहिए। अगर क्या और कौन इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक हो जाएगा तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। फिर एक और हम लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि अकर्मक धातुएं जो है उनको अगर प्रेरणार्थक बना दिया जाता है तो वह सकर्मक बन जाती है। अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और प्रेरणार्थक अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक बना दिया जाए तो वह सकर्मक बन जाती है। जैसे वह नाचती है, अकर्मक है, लेकिन वह गीता को नचाती है तो यह सकर्मक हो गई, क्योंकि इसको अपन ने प्रेरणार्थक के रूप में बना दिया है। फिर हम ध्यान करें यहाँ पर क्रिया के बाद में क्रिया के कुछ और भेद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो इनको ध्यान करें। ये संरचना के आधार पर अभी हमने केवल क्रिया का एक भेद अपन ने पढ़ा कर्म के आधार पर, और कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद हमने किए। सकर्मक के फिर हमने दो भेद किए, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम पढ़ रहे हैं
संरचना के आधार पर क्रिया, तो संरचना के आधार पर क्रिया, पहली क्रिया हम पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त से मतलब क्या है, दो जुड़ी हुई क्रियाएं। तो एक से अधिक क्रियाएं, दो क्रियाएं जब मिलकर के एक क्रिया का काम करती हैं तब वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ध्यान करें, जया ने खाना बना लिया। यहाँ पर बनाना और लेना ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया होगी। कई बार वाक्य में एक से अधिक, एक मुख्य क्रिया होती है और एक उसकी सहायक क्रिया होती है। तो कई बार एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर नाम धातु क्रिया, क्रियाएं कृदंत क्रिया और नाम धातु, इसको हम समझेंगे। नाम धातु क्रिया से मतलब यह है कि क्रिया का निर्माण जो है धातु रूपों से होता है। ये हमने अभी पहले पढ़ा है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। लेकिन कई बार क्रिया का निर्माण धातु रूप से न होकर के संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को हम वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में काम में ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो फिर कृदंत क्रिया न होकर के नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे रंगनाम, रंग शब्द है वो संज्ञा शब्द है और इससे रंगना बन गया। अपना सर्वनाम शब्द है और अपना से अपनाना बन गया। गर्म, ठंडा ये सब विशेषण शब्द हैं और इससे गर्माना शब्द बन गया। तो ये नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों से होता है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, और जिन क्रियाओं का निर्माण धातु रूपों से होता है वो कृदंत क्रियाएं कहलाती है। तो कृदंत क्रिया का अपन आगे भेद पढ़ेंगे, कृदंत को भी पढ़ेंगे। ये दो भेद महत्वपूर्ण है क्रिया के, इम्पोर्टेंट है, तो आप इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए। ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इन्हीं क्रियाओं से बनता है। तो ध्यान करें, प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है तब वो प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात उसकी प्रेरणा से वो कार्य कर रहा है, दूसरे की प्रेरणा से कार्य हो रहा है। जैसे सेठ मुनीम से बही लिखवाता है, सेठ स्वयं नहीं लिख रहा है बल्कि मुनीम से। आप बीच बीच में इन प्रश्नों का जो है स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट अवश्य लेते रहें, क्योंकि ये जो आपके नोट्स जो बनाए हुए हैं ये आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, लाभ लें, ताकि आप इनसे सफलता प्राप्त कर सकें। तो प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य कराता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सेठ मुनीम से बही लिखवाता है, सेठ खुद नहीं लिख रहा है बल्कि मुनीम को प्रेरित कर रहा है और वहाँ प्रेरित करके कार्य कराया जा रहा है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया होगी। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तालाब सरपंच ने बनाया नहीं है बल्कि गांव के लोगों को प्रेरित करके उनको मोटिवेशन दे करके उनसे ये कार्य करवाया है और इस कारण से प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसने अभी अपन पहले सकर्मक और अकर्मक पढ़ी है, तो फिर हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाता है तो वह सकर्मक बन जाती है। इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है, ये भी ध्यान करें। अगर आपको प्रेरणार्थक क्रिया का कोई उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, आपके ध्यान में रहे प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है और अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, इसका मतलब यहाँ पे पूर्व काल से मतलब पहले, तो इसका मतलब इसमें दो क्रियाएं होंगी, में दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। इसका मतलब नेक्स्ट जो क्रिया होगी उसके लिए पहले क्रिया होनी आवश्यक है, एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर करती है। तो जो पहले जो क्रिया होगी
वह पूर्वकालिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस क्रिया से। और इसमें पूछ लिया जाता है कि वह खाना खाकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो आपके ध्यान में रहना चाहिए पहले काम कौन सा वह पहले खाना खाने का काम हुआ है। तो पहली क्रिया क्या है? खाना, और दूसरी क्या है? सोना। तो पूर्वकालिक क्रिया खाना है और मुख्य क्रिया कौन सी? सोना। मुख्य कार्य तो सोने का ही हुआ है, लेकिन खाना खाने के बाद में, इसलिए खाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान भी हमारे ध्यान में रहे। मैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूं कि जिन क्रिया शब्दों के साथ में कर या करके जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, समझने की आवश्यकता है। जिन क्रिया शब्दों के साथ में कर या करके जुड़ा हुआ है, वही पूर्वकालिक क्रिया है। इसी में हम फिर एक बात और ध्यान करें, कई बार पूर्वकालिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है तात्कालिक क्रिया क्या होती है। तो आपके ध्यान में रहे कि पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप है तात्कालिक क्रिया। कई बार हम बोल देते हैं कि वो खाना खाते ही सो गया, ये काम करते ही वो ये हो गया, ये करते ही ये हो गया। तो ते ही शब्द जिन क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ होता है, अगर पूर्वकालिक क्रिया की जगह क्रिया के साथ में ते ही प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वह पूर्वकालिक न कहला करके तात्कालिक कहलाएगी। अर्थात तत्काल, खाना खाते ही सो गया, कुछ भी नहीं किया उसके बाद में, तुरंत सोने का काम, तो उसके तत्काल बाद में जो कार्य हुआ तात्कालिक क्रिया। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया एक ही हैं, लेकिन ते ही प्रत्यय जोड़ने से तात्कालिक कहलाती है, और करके या कर सब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पूर्वकालिक कहलाती है। तो पूर्वकालिक प्रेरणार्थक दोनों महत्वपूर्ण क्रिया हैं। फिर हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कृदंत क्रिया। अभी हमने पहले ध्यान में पढ़ा नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। क्रिया के दो भेद जो हैं महत्वपूर्ण भेद माने जाते हैं। कृदंत क्रिया जब धातु रूपों के साथ में, धातु शब्दों के साथ में, धातु पदों के साथ में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया रूप बनाए जाते हैं, तो वो कृदंत कहलाते हैं। वहीं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में अगर कोई प्रत्यय जोड़ करके क्रिया रूप बनाए जाते हैं, तो वह नाम धातु कहलाते हैं। तो क्रिया पदों के से जो प्रत्यय जुड़ते हैं, धातु पदों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, तब कृदंत कहलाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय अपन प्रत्यय और उपसर्ग में भी इनको पढ़ते हैं, तो उन्हीं के अनुसार कृदंत क्रिया जो है ये ध्यान करें। चल धातु है, चल धातु से ना प्रत्यय जोड़ा चलना बन गया, ता प्रत्यय जोड़ा चलता बन गया, कर प्रत्यय जोड़ा चलकर बन गया। तो मूल रूप से धातु शब्द के साथ में ही प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया के रूप बने हैं, इस कारण से कृदंत है। और अगर संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ में प्रत्यय जुड़े हुए होते, तो वह नाम धातु कहलाते हैं। फिर एक भेद और ध्यान करते हैं, सामान्य क्रिया। सामान्य और विशेष, इसमें क्या बात है? फिर से समझने की आवश्यकता है कि कई बार हम वाक्य में देखते हैं एक से अधिक क्रियाएं हो जाती हैं, और कई बार एक ही क्रिया से काम चल जाता है। तो जहाँ वाक्य में एक ही क्रिया होती है, तो वह क्रिया का सामान्य रूप होता है, सामान्य क्रिया कहलाती है। महेश ने पत्र लिखा, एक ही क्रिया से काम चल रहा है, और कई बार क्रिया के साथ में सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। वह पढ़ता है, पढ़ना और है सामान्य क्रिया हो जाती है। ठीक है, कई बार सामान्य सहायक क्रिया होती है, वही मुख्य क्रिया काम कर जाती है। तो फिर हम यहाँ पे ध्यान करें, राम अच्छा लड़का है। अब है हम सब जानते हैं कि ये जो है सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर है वो मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, ये सामान्य क्रिया कहलाएगा। तो मुख्य क्रिया है वही, अगर एक ही क्रिया से काम चल रहा है तो उस क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है, और वह क्रिया सामान्य क्रिया होती है। फिर सहायक क्रिया, अभी अपन ने चर्चा की है, हम लोगों ने चर्चा की है कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। इंग्लिश सेंटेंसेस में भी हम देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब वहाँ पे काम में लेते हैं। वही बात यहाँ हिंदी सेंटेंसेस में, हिंदी वाक्य में भी है कि सहायक क्रिया, तो मुख्य क्रिया के अतिरिक्त मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए एक सहायक क्रिया होती है।
पढ़ना मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया को हम पहचानें। तो कई बार मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया की आवश्यकता भी नहीं होती, कई बार सहायक क्रिया वही मुख्य क्रिया का काम भी कर जाती है। हमने ऊपर वाले उदाहरणों में हमने पढ़ा है, ये ध्यान करेंगे। फिर सजातीय क्रिया, ये भी एक भेद माना जाता है। इनमें से अलग अलग विद्वान, अलग अलग व्याकरणाचार्य जो हैं, इनके कुछ कम या अधिक भेद स्वीकार करते हैं। इनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक सजातीय क्रिया, एक भेद हम लोग यहाँ पर और ध्यान कर रहे हैं। सजातीय क्या है? अर्थात जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से बने हुए होते हैं, तो उसे सजातीय कहते हैं। अर्थात दोनों एक ही जाति के हैं। दो शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं, दो पद जो हैं एक ही जाति के प्रयोग हो रहे हैं, तो उनमें एक तो क्रिया होती है और दूसरा मान लो कर्म है। तो दोनों अगर एक ही शब्द से बने हुए होते हैं तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने चीन से लड़ाई लड़ी, हम सब जानते हैं इस बात को कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुए हैं, तो लड़ाई लड़ी। लड़ाई और लड़ना दोनों एक ही शब्द से, लड़ने से ही बने हुए हैं, तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से बने हैं, इसलिए ये सजातीय क्रिया कहलाएगी। सीता ने खाना खाया, या वह खाना खा रहा है। यहाँ पर खाना शब्द जो है, खाना कर्म भी है और खाना क्रिया भी है, दोनों एक ही शब्द से बने हैं, इसलिए ये सजातीय क्रिया कहलाएगी। ये दूसरा भेद अपन ने संरचना के आधार पर पढ़ा। तो हमने पहला भेद पढ़ा कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के हमने फिर दो भेद किए थे, एकर्मक और द्विकर्मक। फिर संरचना के आधार पर हमने क्रिया के बहुत से भेदों को हमने पढ़ा, जिनमें हमने संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, इन क्रिया भेदों को हमने पढ़ा। इनके बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। सब जानते हैं काल का मतलब समय से है। काल क्रिया किस समय में होगी? वर्तमान काल में हो तो वर्तमानकालिक क्रिया होगी, भूतकाल में हो रहा तो भूतकालिक क्रिया होगी, और आगे भविष्य में जो क्रिया होने वाली है तो वो भविष्यकालिक क्रिया होगी। इस काल के फिर इन तीनों कालों के अलग अलग भेद किए जाते हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे काल में। लेकिन यहाँ पर अपन क्रिया पढ़ रहे हैं, तो क्रिया में हमने केवल तीन बातें ध्यान करनी है: वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। और जब काल को हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो उसमें वर्तमान काल के भेद और भूतकाल के भेद, भविष्यकाल के भेद हम अलग से पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बने रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।